हेलो एंड वेलकम बैक ऑन टीवीएस विद्या सर्वस्य भूषणम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्या सर्वस्य भूषणम अर्थात विद्या ही सबका आभूषण है। जो मेन ज्वेलरी जो आपके साथ सदैव रहेगी वो है विद्या, ज्ञान, नॉलेज। तो चलिए इस नॉलेज को और फैलाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रीपोजिशन की चर्चा हम लोग कर रहे थे और प्रीपोजिशन में हम लोग कवर कर चुके हैं बहुत सारे ढेरों प्रीपोजिशन हम लोग कवर कर चुके हैं। ये लास्ट वीडियो होगा प्रीपोजिशन की थ्योरी पार्ट और एग्जाम्पल पार्ट पे। इसके बाद प्रैक्टिस सेशन पे जाएंगे। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए प्रीवियस वीडियोस में। आई बटन जो यहाँ पे है इसको जब क्लिक करोगे तो ऊपर में दिखेगा हमारे प्लेलिस्ट का लिंक, आप उस पर जा करके देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस। उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं अगेन प्रीपोजिशन। पहला प्रीपोजिशन जो हम लोग देखेंगे एंड दैट इज, लेट मी शो यू, कंसर्निंग। हम लोग इसको देखे थे और हमने इसका डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था कि सर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे अबाउट जैसा फीलिंग हो। जैसे कि ये जो लेटर था वो किसके बारे में था? देव और मेरे मीटिंग के बारे में। आपके केस में यहाँ पे योर यूज किया गया। तो आपके मीटिंग देव के साथ जो हुआ था उसके बारे में आपको एक लेटर भेजा गया है। तो ये लेटर किसके बारे में है? के बारे में, संबंध में शो करेगा। उसके केस में हम लोग इसको करेंगे। लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टू प्रीपोजिशन वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, कोई अभी काम चल रहा है और उसके दौरान कोई और काम करने की बात होगी तो वहाँ पे ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट द कैट इनोसेंटली म्यूड, अर्थात बहस के दौरान बिल्ली जो थी मासूमियत से म्यों म्यों करने लगी। नेक्स्ट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन यहाँ से फ्रॉम से। फ्रॉम मतलब से। फ्रॉम का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ से। ठीक है। ये एक तो ऑनरशिप के बारे में बताएगा कि पहले इसका ऑनर कौन था। मतलब कि जैसे मैं कुछ सामान भेज रहा हूँ आपको, तो आपके लिए भेज रहा हूँ, तो वहां पे आपके लिए में फॉर यूज होगा। और कौन भेज रहा है? मेरे यहां से जा रहा है, मुझसे आप तक। तो यहाँ पे फ्रॉम मी, मेरे से, तो मैं पहले ऑनर था। जैसे कि आप जब लेटर लिखते हैं तो देखते होंगे एक साइड में फ्रॉम लिखा जाता है, दूसरे में टू, किस से किस तक। तो पहले इस लेटर का ऑनर मैं था और मैं ये आप तक भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रायर ऑनरशिप जहाँ पे शो करना होगा उस केस में हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। कैजुअल रिलेशनशिप को शो करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि द गिफ्ट इज फ्रॉम ऑल ऑफ अस। ये जो गिफ्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ ये हम लोगों की तरफ से है, मतलब हम लोग ने इसको खरीदा, पहले ऑनर हम लोग थे और ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑनरशिप का भाव आ रहा है। नेक्स्ट, फिर लर्न फ्रेंच फ्रॉम द लैंग्वेज टेप। एक लैंग्वेज टेप्स आते हैं उसको चलाया और उससे फ्रेंच सीखा। तो यहाँ पे कैजुअल रिलेशनशिप बता रहा है कि ये जो टेप्स है ना इनका रिलेशन आपके सीखने के साथ। तो यहाँ पे कैजुअल रिलेशनशिप बताया जा रहा है। या फिर जब कभी लोकेशन बताना हो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, देखो फिर से यहाँ पे रिलेशनशिप की ही बात हो रही कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो उस केस में भी हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे कि आई एम फ्रॉम बिहार, ही इज फ्रॉम दिल्ली, यू आर फ्रॉम यूपी। तो ये जो फ्रॉम है क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है कि यू आर फ्रॉम यूपी, आप कहाँ से हो? यूपी से। तो यूपी और आपके बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? फ्रॉम। तो यहाँ पे भी कैजुअल रिलेशनशिप की बात हो रही, तो उस केस में भी हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। तो फ्रॉम का मतलब से, ठीक है, इन द अर्थ। इनसाइड मतलब एक के अंदर दूसरा, एक चीज के अंदर में विदिन का बोध हो। एक पहले से सपोज करो एक डब्बा है, बड़ा सा डब्बा, और उस डब्बे में एक और सामान ला के रख दिए। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमने कुछ सामान रखा, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? इनसाइड कहाँ पे रखा? इनसाइड द बॉक्स। जैसे कि द की लाइज इनसाइड द डेकोरेटिव बॉक्स। जो सजावटी बक्सा था, डेकोरेटिव बॉक्स मतलब सजावटी बक्सा, उसके अंदर में की रखी हुई है। तो इनसाइड मतलब के भीतर, के अंदर, के भीतर इसका हिंदी होगा के भीतर। तो जो ये की है, चाबी है, वो कहाँ रखा हुआ है? सजावटी बक्से के अंदर, भीतर। तो इनसाइड मतलब किसी चीज के अंदर वो कंटेंट है, रखा हुआ है। नेक्स्ट, वी विल गो इनसाइड द म्यूजियम। वी विल गो इनसाइड, तो किसी चीज के भीतर जाने की बात हो रही है, किसी चीज के अंदर जाने की बात हो रही है। वी विल गो इनसाइड द म्यूजियम एट का चर्चा हमने किया था ना, एट का चर्चा कब करते हैं हम लोग? जब समय बताना हो कि किस समय पे क्या होगा, उस केस में। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 2 बजेगा, जिस समय पे 2 बजेगा उस समय पे हम लोग जाएंगे कहाँ? म्यूजियम के अंदर। ठीक है। सो इनसाइड किसके लिए? के अंदर जाने के लिए। किस समय पे? उसके लिए ये प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है नियर मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के आसपास में जब होगा। प्रॉक्सिमिटी मतलब आसपास में। तो ये चीज को बताने के लिए जिस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है दैट इज नियर, मतलब के बगल में। नियर का अर्थ क्या है? के बगल में।
नाउ इसके अलावा नियर का प्रयोग हम लोग यूज करते हैं जैसे कि जब कभी कोई चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाह रहे हैं और वो लगभग आप पाने ही वाले हो, वेल विद इन योर रीच है, लगभग आप पहुंचने ही वाले हो वहां पे, तो उस केस में नियर का प्रयोग किया जाएगा। लगभग, यहाँ पे भी सेंस क्या बता रहा है, लगभग, लगभग के बगल में पहुंचने वाले, सक्सेस के बगल में पहुंचने वाले। जैसे कि ही इज नियर हिज गोल ऑफ ग्रेजुएटिंग, उसका गोल क्या है कि वो ग्रेजुएट हो जाए, बैचलर डिग्री उसको मिल जाए, वो लगभग अपने गोल के करीब है। ही इज नियर हिज गोल ऑफ ग्रेजुएटिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो भी इसका डिजायर है, दिस इज विद इन द रीच, लगभग वो पहुंचने वाला है, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, नियर का प्रयोग करेंगे। जैसे लोकेशन बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अगर बताना होगा तो क्या हो बताओगे आप, माई हाउस इज नियर द बोटैनिकल गार्डन, एक बोटैनिकल गार्डन है उसके जस्ट बगल में ही मेरा घर है। तो यहाँ पे लोकेशन के आसपास प्रॉक्सिमिटी के बारे में बता रहे हैं, मेरे घर और जो गार्डन है उसके बीच में रिलेशन क्या है कि वो लगभग बगल में है, राइट, तो वहाँ पे भी नियर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ऑफ, ओ एफ एफ, ओ एफ नहीं, ऑफ, ओ एफ का मतलब होता है का के की, यहाँ पे है ऑफ, ओ एफ एफ। यहाँ पे ऑफ का प्रयोग तब करेंगे जब अलगाव का बोध हो, अलगाव मतलब जुदाई, जैसे कि द कैट फेल ऑफ द चेयर, तो यहाँ समझना चेयर और कैट के बीच में अलगाव हुआ, पहले वो बैठा था, वो बेचारा अचानक से गिर गया, तो यहाँ पे क्या सेपरेशन का बोध है, सेपरेशन, तो जहाँ पे सेपरेशन का बोध होगा वहाँ पे ओ एफ एफ का यूज किया जाएगा, ओ एफ एफ। जैसे कि कट ऑफ, कट ऑफ, ओ एफ एफ, तो वहाँ पे भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को काटने की बात करें, दो भागों में बांटने की बात करें, सेपरेट करने की बात करें, तो सेपरेशन का जहाँ पे सेंस आएगा बालक, वहाँ पे आप ओ एफ एफ इसका यूज करोगे, ऑफ। द कैट फेल ऑफ द चेयर, चेयर पर से ये जो बिल्ली थी वो गिर गई, बिल्ली चेयर पर से गिर गई, तो यहाँ पे दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ। गेट ऑफ द सब्जेक्ट ऑलरेडी, गेट ऑफ द सब्जेक्ट ऑलरेडी, क्या ये बोल रहा है, अवॉइड करने की बात कर रहा है, अवॉइडेंस में भी ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। गेट ऑफ द सब्जेक्ट ऑलरेडी मतलब विषय से पहले ही हट जाओ, किसी को हम लोग बांध कर रहे हैं, हट जाओ, अवॉइड कर दो, ठीक है, तो अवॉइडेंस में भी हम लोग इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है ऑन, ऑन मतलब पर, ऑन का शाब्दिक अर्थ क्या है, पर, यह स्पेसिफिक लोकेशन बताने के लिए यूज होगा ऑब्वियसली, पर मतलब, या फिर स्केड्यूल बताने के लिए होगा, क्या हम लोग स्केड्यूल सही है या नहीं है वगैरह वगैरह। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं सर, सेट द बुक ऑन द टेबल, सेट द बुक ऑन द टेबल, या फिर कीप द बुक ऑन द टेबल, सेट या कीप दोनों का अर्थ यही है कि बुक को टेबल पे अच्छे से रखो। दूसरा है योर नंबर्स आर डेड ऑन, योर नंबर्स आर डेड ऑन मतलब आपका नंबर लगभग ख़त्म ही हो गया, तो यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं प्रिसीजन, खत्म हो गया, आपका कुछ फ़ायदा नहीं है। डेड ऑन मतलब आपका नंबर लगभग खत्म हो गया, डेड ऑन। अब कभी कभी ये इसको पॉजिटिवली भी किया जाता है, वो आपका नंबर एकदम सटीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऑन का प्रयोग पहला चीज हुआ लोकेशन बताने के लिए। एक और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको बताना है कि आप मंडे को आओगे, आप 15th ऑफ जनवरी को आओगे, तो उस केस में स्पेसिफिकली ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई विल बी देयर ऑन मंडे, कैपिटल एम, मंडे, आई विल बी देयर ऑन मंडे। ऑन का प्रयोग इन मंडे नहीं, एट मंडे नहीं, दोनों में से दोनों गलत है। यहाँ पे क्या होगा, ऑन, या फिर आई विल बी देयर लेट्स से ऑन 15th ऑफ जनवरी, 15th ऑफ जनवरी, तो यहाँ पे भी ऑन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर समय का प्रयोग होता, आई विल बी देयर, आई विल बी देयर, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 बजे आऊँगा, तो मैं क्या बोलूँगा, एट 2 AM, आई विल बी देयर एट 2 AM ऑन मंडे। मैं मंडे को, तो देखो मंडे में अभी भी क्या यूज हुआ है, ऑन, मंडे के जस्ट पहले ऑन, लेकिन समय जैसे ही बताना हुआ उस समय पे हमने क्या किया, ऐड का प्रयोग किया। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑन कब यूज होगा, ऐड कहाँ पे यूज होगा, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैं ज़्यादा बकवास करने में बिलीव करता नहीं, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जितना समय आपका है ना, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर लो उतना बेहतर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोबोट बनाने की बात कर रहा हूँ आपको, बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कुछ और भी, राइट। ये क्या इलिस्ट्रेट करेगा, ऑट मतलब बाहर निकलना। इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पे भी
कोई एक लोकेशन होगा और यहाँ से बाहर निकलने की बात होगी, यहाँ से बाहर निकलने की बात होगी, तो वहाँ पे हम लोग ought का प्रयोग करेंगे। जैसे कि she needed to get out of the building, तो यहाँ एक बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की बात हो रही, किसकी, जो भी यहाँ पे एक लड़की थी उनकी। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रीपोजिशन ought। she needed to get out of the building, ओके, उसे बिल्डिंग से बाहर निकलने की जरूरत है, बिल्डिंग से बाहर निकलने की जरूरत है, गेट आउट। He realized that he was out of paper, अब यहाँ पे out of paper, यहाँ पे तो सर निकलने की बात नहीं हो रही, यस, जब किसी चीज़ के रिसोर्सेज के लैक मतलब रिसोर्सेज की कमी का भाव होगा, वहाँ पे भी हम लोग out of का प्रयोग करेंगे। जैसे कि we are out of money, हमारे पास पैसे की तंगी, हमारे पास पैसा ही नहीं है, खत्म हो चुका है। out of मतलब किसी चीज़ का अभाव होना, आउट ऑफ हमेशा ये दोनों साथ में आएगा। आउट ऑफ, अभाव जब कहीं पे व्यक्त करना होगा, किसी चीज़ का अभाव है, उस केस में हम लोग आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे, आउट ऑफ। वी आर आउट ऑफ मनी, वी आर आउट ऑफ पेपर, वी आर आउट ऑफ पेन्स, तो यहाँ पे लैकनेस बता रहा है, कमी बता रहा है, तो उस केस में आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे लैकनेस के केस में, और कहीं से बाहर निकलने के केस में आउट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ओवर। ओवर अगेन इंडिकेट करेगा लोकेशन का, एक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। अबव मतलब ऊपर, ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे द पेपर्स फेल ओवर द कॉइन्स, सिक्के थे उसके ऊपर पेपर गिर गया, फेल ओवर, एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट थ्रो, थ्रो का यूज करेंगे जैसे कि किसी चीज से पास होना, से होकर, थ्रो का समझो इतना ही हिंदी अर्थ समझिए, से होकर, थ्रो मतलब से होकर, किसी चीज से होकर के पास होना, मूव करना फ्रॉम इनसाइड एनी मीडियम एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि द ट्रेन रेस्ड थ्रू द टनल, एक टनल बना ट्रेन के लिए जाने के लिए, और ये ट्रेन से होकर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, से होकर, थ्रू, से होकर गया, क्या होकर गया, टनल से होकर के ट्रेन पास की। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट से हो करके दूसरा ऑब्जेक्ट गुजर रहा है, एक ऑब्जेक्ट के नीचे से, एक ऑब्जेक्ट के अंदर से दूसरा ऑब्जेक्ट गुजर रहा है, मोशन हो रहा है यहाँ पे। आई एम ग्लैड दैट प्रोजेक्ट इज थ्रू, मतलब कि यहाँ पे प्रोग्रेस की बात हो रही है कि कम से कम फाइनली ये हो चुका है। तो जब कोई काम कंप्लीट होने की कगार पे हो और कंप्लीशन को अगर आपको दर्शाना है, तो उस केस में भी थ्रो का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ओवर है, एक चीज और, ओवर का प्रयोग कभी कभी हम लोग किसी चीज से, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भी करते हैं। जैसे कि गेट ओवर योर फीलिंग, गेट ओवर योर फीलिंग मतलब पहले से बहुत निराश थे, बहुत परेशान थे, तो एक आया उधर से और वो लोग झंझोड़ के बोला, ये क्या कर रहे हो तुम, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, गेट ओवर योर फीलिंग, मतलब कि ये जो चीज़ें हैं, तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं, जो तुम महसूस कर रहे हो, उसके ऊपर निकलो, ये हटाओ ये सब चीज़। तो यहाँ पे जब किसी चीज़ से उभरने की बात होगी, तो उस केस में भी ओवर का प्रयोग होता है, ओके। नेक्स्ट इज टू का प्रयोग, जैसे कि मैंने बोला था, तक में यूज होता है। जैसे कि आप कोई लेटर लिखते हो, तो लिफाफे पे एक तरफ लिखते हो फ्रॉम, मतलब किसका था ये पहले, कि कौन ये लिख रहा है, टू किस तक जाना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। टू का प्रयोग किसके लिए होगा, पहला तो पोसेशन मतलब ये जो लेटर था वो मेरे पास था, अब आपका हो गया, इसको अब आप ये ऑनर हो, तो एक तो हुआ पोसेशन। दूसरा लोकेशन के लिए आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे लोकेशन की बात हो रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक लोकेशन मैंने बताया, स्कूल जा रहा हूँ, तो गोइंग टू स्कूल। अब बोलोगे सर गोइंग, गो के बाद ING4 नहीं हुआ, तो मैंने इसीलिए बोला कि V1 प्लस ING के बाद ज़्यादातर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में 4 का यूज होता है, लेकिन कुछ केसेस को छोड़ के, जैसे कि यहाँ पे गोइंग के बाद टू। हाँ, अगर यहाँ पे गोइंग टू स्कूल के जगह पे कुछ और लंबा सा सेंटेंस होता, तो उस सेंटेंस के आधार पे हो सकता है ये गोइंग 4 भी हो जाता। खैर फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। आई रिटर्न द बुक टू द सेल्फ, मैंने बुक को वापस सेल्फ पे रख दिया। तो पहले मैंने सेल्फ से लिया था और वापस से मैंने इसको क्या किया, इंडिकेट कर रहा है कि मैंने ये लिया था, लेकिन वापस मैंने इसको वहाँ पे रख दिया जहाँ पे रखा हुआ था। तो पोसेशन लोकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस केस में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज अंडर मतलब लोकेशन की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के नीचे की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ से नीचे की बात कर रहे हैं, या फिर लैकनेस की बात होगी, किसी चीज़ की कमी की बात होगी। जैसे कि द बॉल रोल्ड ओवर द टेबल, ओके, ओवर यहाँ पे अंडर की बात कर रहे थे हम लोग, अचानक से ओवर मैं यहाँ पे कर रहा। अच्छा, रोल्ड ओवर का भी होता है, रोल्ड ओवर ही होता है, ध्यान रखिएगा, रोल्ड ओवर भी यूज किया जाता है, रोल्ड अंडर भी यूज किया जाता है। अच्छा, अंडर कब होगा, ओवर कब होगा, जब टेबल के ऊपर में बॉल को रोल कर रहे हो तो ओवर होगा, और अगर ये नीचे कर रहे हैं तो अंडर होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द
एक्शन, इट कैन बी अंडर और इट कैन बी ओवर। बट इस केस में ये बोल रहा है कि जो बॉल है वो कहाँ रोल कर रहा है, वो टेबल के नीचे रोल कर रहा है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ओवर का नहीं। हाँ, ओवर अगर ये टेबल के ऊपर बाउंस कर रहा होता तो फिर हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द नंबर्स आर अंडर द सीईओज एक्सपेक्टेशन। तो जो सीईओ था उसका जो एक्सपेक्टेशन था, जो आकांक्षा था, उससे कम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, लैकनेस बता रहे हैं। अंडर यहाँ पे क्या बता रहा है, कमी की बात कर रहा है। तो जब कमी दिखाना हो तो उस केस में भी हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज अप। अगेन ये क्या बता रहा है, लोकेशन। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है, जैसे कि द कार रेस्ट अप द हिल। एक हिल है, उसके ऊपर चढ़ता गया, तो ऊपर की ओर चढ़ता गया। ये क्या बता रहा है, एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अप द हिल होगा, टू द हिल नहीं। नेक्स्ट इज विथ। विथ मतलब के साथ। तो यहाँ पे क्या बताएगा, सजेशन क्या दे रहा है, सजेस्ट करेगा कि एक के साथ दूसरा आ रहा है, साथ साथ का बोध होगा, साथ साथ का बोध होगा। जैसे कि सी क्विकली रिकॉर्डेड द नंबर विथ हर पेन। किसके साथ, पेन से, पेन से, पेन का यूज किया और उससे लिख लिया सारे नंबर्स। ही लेफ्ट विथ माइक एंड जॉन। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो अकेला नहीं गया, किसके साथ गया, माइक और जॉन के साथ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एसोसिएशन, साथ साथ गया। विथ मतलब के साथ, विथ मतलब के साथ। यहाँ पे भी लिख रहा है तो किस चीज़ से लिख रहा है, पेन के, पेन से, है ना, यूज क्या कर रहा है, पेन से, पेन को यूज करके वो लिख रही है। नेक्स्ट इज विद इन। नेक्स्ट इज विद इन एंड विदाउट। लास्ट इज विद इन एंड विदाउट। वेयर इज विद इन, ओके, इन द नेक्स्ट। ओह, वी हैव टू मेनी। चलिए एक एक करके फिर कवर करते हैं। मुझे लगा बस यही दो बचे हैं, विद आ गया, विदाउट आएगा, विद इन आएगा, काम खत्म। लेकिन अभी और भी बचे हुए हैं, तो चलिए विदाउट को पहले कवर कर लेते हैं। विदाउट को पहले कवर करते हैं। विदाउट मतलब के बिना, मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ों का अभाव बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, वी कैन नॉट मेक द केक विदाउट फ्लोर। बिना आटे का कैसे केक बनाओगे, तो यहाँ पे बोल रहा है बिना आटे का, बिना आटे के हम लोग केक नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पे वी कैन नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट विदाउट हर, मतलब किसी के बिना, कोई एक पर्सन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए, बिना उसके हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता, आई कैन नॉट, सो आई कैन नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट विदाउट हर। मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, किसी के ना होने का अभाव। विदाउट मतलब के बिना। ऑन टू, ऑन टू बेसिकली यूज किया जाता है, अगेन वही, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में दूसरा ऑब्जेक्ट का लोकेशन। जैसे कि द कैट जम्प्ड ऑन टू द चेयर अगेन। चेयर पे दोबारा से कैट जंप कर गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक है ऑब्जेक्ट चेयर, दूसरा ऑब्जेक्ट है कैट। कैट का लोकेशन बता रहा है कि चेयर के ऊपर, चेयर के ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ द चेयर, वो फिर से मूव कर गई। नेक्स्ट इज आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर। तो पहला हुआ, जैसे ही मैंने बोला आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर इन द सेंस लोकेशन की बात होगी। तो पहला चीज़ हो गया लोकेशन। दूसरा हो गया आउटसाइड, किसी चीज़ से के पहुँच के बाहर को बताने के लिए भी आउटसाइड का प्रयोग करते हैं। या फिर पार्टीशन के केस में भी हम लोग आउटसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द कैट वाच्ड द डॉग्स प्ले आउटसाइड। बेचारा कैट अंदर बैठा बैठा देख रहा है कि जो कुत्ते हैं वो बाहर खेल रहे हैं, ये भी खेलना चाह रहा है, लेकिन ये देख नहीं पा रहा, जा नहीं पा रहा, सेपरेट है, उससे अलग है। कुत्ते अलग खेल रहे हैं, कैट उसको देख रहा है अंदर से बैठ के। तो यहाँ पे क्या है, वॉल या फिर पार्टीशन का भाव दे रहा है। योर पेपर इज आउटसाइड द असाइनमेंट पैरामीटर्स। आउटसाइड द असाइनमेंट पैरामीटर्स मतलब कि जो आपको एक लिमिट दिया गया था उस लिमिट के बाहर, ओके। आउटसाइड मतलब कि जो सर्टेन नॉर्म्स थे उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, कोई आइडिया है, कोई नॉर्म्स है, उसके बियॉन्ड है, उसके बाहर है। मतलब जो चीज़ें हमने आपको बताए थे सेट ऑफ रूल्स, इसको ये फॉलो नहीं करता, उस केस में हम लोग आउटसाइड का यूज कर रहे हैं। ये जो भी रेड कलर से हाईलाइटेड है, दीज आर आवर प्रीपोजिशंस। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का प्रयोग कब करते हो, कभी आपने अगर मेल लिखा होगा तो नीचे में लिखते हो रिगार्ड्स, विथ रिगार्ड्स। तो वहाँ पे क्या बताता है, डिग्री ऑफ कंसर्न, डिग्री ऑफ कंसर्न। ये जहाँ जहाँ पे कंसर्निंग यूज होता है, अबाउट यूज होता है, उसके जगह पे रिगार्डिंग का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में क्या बताया, दिस लेटर इज कंसर्निंग। तो जहाँ पे कंसर्निंग यूज हो रहा है वहाँ पे रिगार्डिंग भी आप यूज कर सकते हो, दोनों सेम सेंस देगा। सेंड मी एन ईमेल रिगार्डिंग दोज बुक्स। उन बुक्स के संबंध में मुझे एक मेल भेजो। और यही चीज़ में अगर आप कंसर्निंग भी लगाओगे तब भी सही होगा। सेंड मी एन ईमेल कंसर्निंग दोज बुक्स, दोनों इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब एक काम स्टार्ट हुआ और फिर अंत हुआ, इस पूरे
प्रोसेस के दौरान ये शो करने के लिए हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? थ्रू आउट। सर तो ड्यूरिंग क्या था? के दौरान वो भी तो था। हाँ, लेकिन ये बता रहा है कि कोई काम चल रहा था, उस दौरान कुछ घटना घटा, उस सेंस में आप थ्रू आउट करोगे, सॉरी ड्यूरिंग करोगे। यहाँ पे थ्रू आउट पूरे समय में क्या हुआ था, पूरे जगह पे क्या हुआ, तो थ्रू आउट का मतलब वो एकदम पूरे पैरामिसेस में या फिर पूरे समय के दौरान, ये अगर सेंस आ रहा है तो थ्रू आउट यूज करोगे। जैसे कि द र्यूमर्स स्प्रेड थ्रू आउट द स्कूल, पूरे स्कूल में, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? पूरे स्कूल में, एक स्कूल है पैरामिसेस है, उसमें पूरा में फैला हुआ, तो थ्रू आउट का प्रयोग करोगे, थ्रू आउट का प्रयोग करोगे। ओके, नेक्स्ट टुवर्ड्स। टुवर्ड्स मतलब के ओर, के दिशा में, के दिशा में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, द बॉल फ्लू टुवर्ड्स माई हेड बाई मिस्टेक, गलती से जो बॉल था वो मेरे सर की तरफ उड़ के आ गया, चोट लग सकती थी। तो यहाँ पे टुवर्ड्स मतलब की ओर, डायरेक्शन बता रहा है, की ओर, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन के सेंस में टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का हिंदी क्या होगा? के ओर। नेक्स्ट इज अंडरनीथ। अंडरनीथ अगेन लोकेशन की बात होगी, जैसे कि अर्थ के सतह के नीचे, ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंडरनीथ द अर्थ सरफेस। तो एक ऑब्जेक्ट के सतह के नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस केस में अंडरनीथ हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे कि द कैट रिमेन्ड अंडरनीथ द बेड, मतलब बेड के नीचे रहा। वो कौन था? कैट, हमेशा वो नीचे ही रहा। तो एक बेड है ऑब्जेक्ट और इसके सतह, ये रहा बेड, इस बेड के नीचे ही रहा वो कैट। यहाँ पे ये कैट है, किसी प्रकार से कैट है, समझ लो, ये हमेशा बेड के एक लेयर, ये रहा सतह, इसके नीचे। नेक्स्ट अपॉन। अपॉन ये भी क्या बताएगा? लोकेशन। तो ज़्यादातर प्रीपोजिशन या तो लोकेशन या फिर संबंध बताने वाले ही हैं। जैसे कि द कार सेट अपॉन द हिल, अप द हिल हो सकता है, अपॉन द हिल भी हो सकता है। अपॉन फिनिशिंग द बुक लोन इट टू रसीदा, अर्थात जैसे ही तुम इस बुक को खत्म कर लो, मतलब पढ़ना जैसे ही तुम्हारा हो जाए, इसको रसीदा को दे दो, फिर वो वापस दे देगी। लोन का अर्थ बस यही है कि उसको दे दो, वो वापस दे देगी, उसके अपने पास वो नहीं रखेगी। ठीक है, तो इस केस में टेम्पोरल सेंसेस में हम लोग इसका यूज करेंगे कुछ समय के लिए, ऐसे ही जैसे ही खत्म हो जाता है कुछ समय के लिए रसीदा को दे दो। नेक्स्ट इज विदिन। अच्छा, मुझे लगा था उस समय पे कि यही लास्ट है और ये खत्म। चलिए फिर से देखते हैं विदिन। विदिन क्या है? ये विदिन का अर्थ है कि विदिन, अर्थ समझिएगा इसका, विदिन मतलब के अंदर, विदिन मतलब के अंदर, एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है तो उस केस में हम लोग विदिन प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे द प्रोजेक्ट फिट्स विद इन द असाइनमेंट बाउंड्रीज। एक केस में हमने देखा था कि जो भी असाइनमेंट था उसके बाहर था उसका पेपर, आउटसाइड, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन थे उसके बाहर वो फॉल कर रहा था। और ये विद इन मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो वेल फिट्स करता है विद इन द असाइनमेंट बाउंड्री, मतलब जो भी नॉर्म्स थे, रेगुलेशंस थे, उसको फॉलो करता है, सिंपली ये समझिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट ओके, दिस इज द लास्ट बेसिकली। तो हमने सारा प्रीपोजिशन कवर कर लिया है, सारा प्रीपोजिशन हमने डिटेल में कवर किया है, और इनका प्रयोग डिफरेंट सेंटेंस में कैसे इसको करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे के वीडियोज में। प्रैक्टिस सेशंस लाए जाएंगे आपके लिए और उसको हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और जितने अच्छी तरीके से हो सके उतनी अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा प्रीपोजिशन का ये सेशन डिस्कशन वाला। इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन आएगा जिसमें हम लोग जो एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उन सब का हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जितना कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, बिना बकवास के, बिना कोई देरी के हम लोग पटाख से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, शेयर करना है अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट है, देखना चाहिए बाकी लोगों को, तो इसको शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों अपने फैमिली तक इसको पहुंचाइए ताकि वो चैनल थोड़ा और ग्रो करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।